हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज का मस्त वाला वीडियो। और आज हम करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 का लेक्चर नंबर 9। और इसके साथ इस चैप्टर की क्या हो जाएगी, एंडिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये सब है इसमें। और आज हम थोड़े से ऑब्जेक्टिव और कुछ एक दो क्वेश्चंस देख लेंगे एनसीईआरटी के। पहला क्वेश्चन है, और हर बार की तरह मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ आंसर देंगे इसके। तो निम्न में से किसका आरडीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा सीधे उत्पादन किया जाता है? ठीक है, आरडीएनए क्या है? पहले तो यहीं आपकी नैया डूब गई होगी शायद, है ना। आरडीएनए का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वही जो हम डीएनए टेक्नोलॉजी में करके आए हैं, हमारे वांछित जीन को किसी से जोड़ देना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रूपांतरित डीएनए, विजातीय डीएनए, है ना, जो भी हमने नाम लिए थे। तो भाई जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उससे सीधे उत्पादन किसका किया गया है? तो आपको बताना है पैराफिन वैक्स का, इंटरफेरोन्स का, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का, या उपरोक्त सभी का। ठीक है, क्या आंसर है इसका? जल्दी से फटाफट बता दो सोच समझ के। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी मतलब क्या? हमने कोई हमारा वांछित जीन ले लिया होगा। ये जीन क्या लिया है मैं आपको बता दूंगी जब आंसर बताऊंगी। इस जीन को हमने क्या किया? प्लाज्मिड से जोड़ दिया। जनरली हम प्लाज्मिड ही काम में लेते हैं, है ना, प्लाज्मिड जो है हमारा। तो भाई हमने इसको ग्रीन बना देती हूं मैं। इसको प्लाज्मिड से जोड़ दिया और फिर इसको ई कोलाई के अंदर डाल दिया। अब जब जब ई कोलाई अपनी मस्ती करेगा, जब जब ई कोलाई अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, तब तब हमारा ये जो जीन है, वांछित जीन, वो भी इसमें क्या होता रहेगा? मल्टीप्लाई होता रहेगा। और मल्टीप्लाई होते 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 हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। और हमें क्या चाहिए? तो हमने आरडीएनए प्रौद्योगिकी से सीधा उत्पादन, डायरेक्ट प्रोडक्शन जो जिसका किया है वो है हमारा इंटरफेरॉन। क्या होते हैं इंटरफेरॉन? तो याद करो मेरी पुरानी बातें, जब मैंने तुम्हें घोट घोट के क्या पढ़ाई थी? इम्यूनोलॉजी पढ़ाई थी, है ना। याद करो वो आक्रमण वाली स्थितियां जब हमने महाभारत और रामायण के युद्ध कराए थे। तब मैंने आपको बताया था कि जब कोई वायरस खुशी खुशी हमारी शरीर के अंदर इंटर करता है तो हमारी टी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब मिलकर और इन्फेक्टेड सेल्स जिनको वायरस ने अपनी जकड़ में ले लिया है, वो एक पदार्थ का स्त्रवण करती है जिसको हम कहते हैं इंटरफेरोन्स। क्या करते हैं ये इंटरफेरोन्स? ये इंटरफेरोन्स वायरस या जो भी आया है अंदर की तरफ उसको डिशुम डिशुम करने का काम करते हैं। तो अगर हमारी किसी की इम्यूनोलॉजी कम हो गई, इम्यून सिस्टम वीक हो गया है और हम में इंटरफेरोन्स नहीं बन रहे, जैसे कि हेपेटाइटिस में हो जाता है ऐसा, बाकी बीमारियों में भी होता है ना, इंटरफेरोन्स नहीं बन रहे हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? बाहर से इंटरफेरोन्स दे सकते हैं। तो हमने इन इंटरफेरेंस को बनाने का काम किससे किया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। और भी चीजें बनाई हमने, इंसुलिन फिंसुलिन भी बनाए, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हमने क्या बनाए? इंटरफेरेंस बनाए। एक और चीज है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी, इसीलिए इससे जुड़ी हुई अभी मैंने ये बता रही। ठीक है, चलो तो सही आंसर है इंटरफेरेंस। बहुत सारे प्रकार के इंटरफेरेंस होते हैं, बीटा, गामा, आईवीएफएम, है ना, वो हमें इतना डिटेल में जाना नहीं है। हम सिर्फ क्या है इंटरफेरेंस ये मुझे आपको बताना था। और हमने डीएनए, आरएनए डीएनए से डायरेक्ट जो हमने क्या कर रखा है, इसको बनाने की विधि यूज कर रखी है। आ जाओ, कैंसर उपचार हेतु जैव प्रौद्योगिकी के सहायता से बनाई गई औषधि क्या है? कैंसर के उपचार के लिए जो हम कहते हैं लाइलाज है, उसको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या बनाया? इंटरफेरोन्स, HGH, TSH और इंसुलिन। तो भाई इंसुलिन तो नहीं होगा, है ना, डायबिटीज का है, कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। TSH क्या है? थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
है ना, या थायराइड स्टिमुलेटिंग, दोनों टीटी से आते हैं। तो भाई थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। फिर HCG क्या है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। और इंटरफेरेंस तो आपको बता ही दिया। तो सही आंसर बताइए जल्दी से कि कैंसर के उपचार के लिए हमने कौन सी चीज जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई है। आंसर मैं बता दूं तो आंसर मैं बताने जा रही हूं, बता चुकी हूं। आंसर है ए, इंटरफेरोन्स, जो कि मैंने अभी कहा था कि इसके रिलेटेड एक और चीज आने वाली है। इंटरफेरोन्स हमने क्या कहा कि इंटरफेरोन्स कोई भी वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आता है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है, टी सेल्स, बी सेल्स, ये क्या करती हैं, उसको इंटरफेरोन्स सिक्रीट करती है ताकि इन्फेक्टेड सेल्स मर जाए। कैंसर में क्या होता है, कोशिका बावरी हो जाती है, बताया था ना आपको, वेली हो जाती है, वो निरंतर विभाजित होने लग जाती है, ट्यूमर पैदा कर देती है। तो ट्यूमर हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल तो नहीं है। एक तरह से हमारी बॉडी के लिए ट्यूमर होना मतलब कि कोशिका का सनकी हो जाना, ठीक है। तो उसको हमारी टी सेल्स और बी सेल्स को मारना चाहिए, लेकिन वो नहीं मार रही है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो हम अगर इंटरफेरोन्स देना शुरू कर दें, ये कैंसर में जो आप देते हो ना, कीमोथेरेपी देते हो, कैंसर के उपचार में पढ़ा हुआ है हमने, कीमोथेरेपी, उनमें इंटरफेरोन्स भी तो दिए जाते हैं ताकि वो इन्फेक्टेड सेल्स को मार दें। और हमने यही कहा कि इन्फेक्टेड सेल्स भी इंटरफेरोन सिक्रीट करती है और टी सेल्स, बी सेल्स भी इंटरफेरोन सिक्रीट करती है। तो अगर हम इंटरफेरोन्स दें तो वो कैंसर सेल्स जो अभी ज़्यादा बॉडी के अंदर फैली नहीं है उनको मार देंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसर के उपचार के लिए भी इंटरफेरोन्स दिए जाते हैं ताकि वो जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, जो बावरी हो चुकी है, ठीक है, विभाजन ही करे जा रही हैं, उनको मार दिया जाए। तो इसका भी सही आंसर क्या है, इंटरफेरेंस, ठीक है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कहीं पूछे हुए भी है कंपटीशन में, मुझे नहीं पता कहाँ, लेकिन पूछे हुए हैं, ठीक है। चलिए, इंसुलिन के ए व बी श्रृंखलाएं किस बंध से जुड़ी रहती है। भाई ये थोड़ा फॉन्ट का गड़बड़ है ना, श्रृंखलाएं, ये बोर्ड बेचारा आपको पता है ना, दुश्मन है मेरा, कलर भी इसको चाहिए नहीं, ऐसे वर्ड भी इसको चाहिए नहीं, है ना, बड़ा ही जीवन इसका अभी तो थोड़ा ब्लूइश हो रखा है, वरना तो ब्लैक ही जीवन है इसका। चलो, तो अभी क्या है, ए बी श्रृंखलाएं किस बंध से जुड़ी होती है, ये तो मुझे लगता है आपको आना चाहिए। फास्फोडाइएस्टर बंध से, डाइसल्फाइड बंध से, हाइड्रोजन बंध से और ग्लाइकोसिडिक बंध से, ठीक है, किससे जुड़े होते हैं। तो कहानी में फिर से रिवीजन, भाई हम रिवीजन करते जा रहे हैं साथ में, मैम सिर्फ आंसर नहीं बता रही। देखो हमने बात की थी कि हमने जब इंसुलिन बनाया था तो हमारे पास एक प्रीकर्सर था। प्रीकर्सर क्या होता है मैम, अरे प्रो इंसुलिन था हमारे पास, प्रो इंसुलिन, है ना। इंसुलिन डायरेक्टली नहीं बनता, हमने कहा था कि इंसुलिन की ऐसी 3 जो है वो श्रृंखलाएं होती हैं, है ना। उसमें से कलर चेंज कर दूं, एक होती है ए, एक होती है बी और ये वाली सी, है ना। तो इंसुलिन जो है वो जनरली क्या है, ए और बी से बना होता है, सी तो हटाना होता है, मिक्योर करता है तो सी हट जाता है, यहाँ से कट मार के इसको हटा दिया जाता है हमारी बॉडी में, और फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ ए और बी ले लेते हैं और इनके बीच में कोई बंध बनते हैं जिससे इंसुलिन का निर्माण होता है। और यही हमारी प्रॉब्लम भी थी जिसकी वजह से हम इंसुलिन नहीं बना पा रहे थे। उसके लिए फिर हमने बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया, मदद मांगी, गुहार लगाई, ठीक है। तो क्या बंध थे यहाँ पे, तो बंध थे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है, सल्फर के बॉन्ड्स थे, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स थे। ये दोनों तरफ होंगे, मैंने एक ही तरफ बनाया, ठीक है, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं इनके बीच में बनते हैं, ए और बी के बीच में। और सी वाली जो होती है पेप्टाइड, क्या है ये, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, ए और बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। तो इसका सही आंसर क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। नेक्स्ट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा बनाया गया डीएनए क्या कहलाता है। ये वो है मेरी छोटी छोटी मगर मोटी बातों वाली कहानी में जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। क्या कहलाता है, आर डीएनए, सी डीएनए, डीएस डीएनए या जेड डीएनए। तो जब हमने बात किया था, क्या हमने बात की थी, कहाँ की थी, वो
आरएनए अंतरक्षेप वाले में, इंटरफेरेंस वाले में, आरएनए इंटरफेरेंस में बात की थी। तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपको एनसीईआरटी में कहीं cDNA लिखा हुआ मिलेगा, और मैंने आपको समझाया था कि क्यों लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, जवाब दो फटाफट। क्या है भाई? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बनाया गया डीएनए क्या कहलाता है? तो एक्सप्लेन कर देते हैं, आंसर तो आ ही गया होगा, टाइप करने में कितना ही टाइम लगता है। हमने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेज हैं, कुछ ऐसे वायरसेस हैं, है ना, जिनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। बेचारे दुखियारे, है ना। अब ये दुखियारे करें तो क्या करें? तो जब भी ये कभी किसी सेल के अंदर अपने आरएनए को छोड़ देते हैं, जा संजना जा, जी ले अपनी जिंदगी, तो जिसके भी अंदर, मान लो ये कोई वायरस है, कोई बैक्टीरियोफेज है, और ये कोई बैक्टीरिया है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अब ये आरएनए यहाँ पे आया, अब इसको क्या करना है? अपने मल्टीप्लिकेशन तो करना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन आपको पता है खुद की वृद्धि करने के लिए डीएनए चाहिए। तो ये आरएनए क्या करता है? इस वाले जिसके भी अंदर ये गया है, होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल का डीएनए और उसके एंजाइम्स यूज करके पहले तो क्या करता है? अपने आरएनए से डीएनए बनाता है, और फिर उस डीएनए से प्रोटीन बनाता है जो उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए। तो ये आरएनए था, उससे डीएनए बनता है, और फिर डीएनए से वो प्रोटीन बनता है, एमआरएनए, है ना, एमआरएनए बनेगा। डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बना सकता ये। क्यों नहीं बना सकता? ये हमने पिछली क्लासेस में कर रखा है। तो अभी ये जो प्रोसेस है आरएनए से डीएनए बनने की, उसी को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। पूरा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, और इस प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा की उल्टी है ये, जिसको टेमिलिज्म भी कहा था हमने। ठीक है, और फिर वापस क्या होता है? ये प्रोटीन बनाता है। तो ऐसा डीएनए, क्योंकि ये डीएनए नॉर्मल नहीं है, ऐसा डीएनए जो आरएनए से बना होता है, क्योंकि जनरल हम कहते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन यहाँ पे कहानी उल्टी है। तो ऐसा डीएनए जो आरएनए से बना होता है उसे हम cDNA यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। और ये बात मैंने आपको वहाँ पे समझाई थी कि एनसीईआरटी में ये आरएनए की जगह, डीएनए नॉर्मल की जगह आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जगह cDNA भी लिखा हुआ मिल सकता है। उसका मतलब यही है कि वो आरएनए से बना हुआ है ना। आरएनए अंतरक्षेप जो हमने पढ़ा था, आरएनए इंटरफेरेंस, उसके अंदर हमने ये चीज डिस्कस की थी। तो भाई क्या है ये? cDNA है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट मिला है इसको बेचारे को। चलो आओ, नेक्स्ट है, हाँ, मेलोडोगाइन इनकोग्निटा, है ना। इसको तो मैंने याद करने का वो भी बताया था। किस में होता है? यही कुछ पूछ रहा होगा ये। एक जीवाणु है, एक द्विबीजपत्री पोषक है, एक सूत्रकृमि है, या पराजिन कीट है? धोखा 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 मैम, धोखा। चलो बताओ क्या है, कि हमें जो मेन आंसर है वो तो पता है, लेकिन वो तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। क्या है भाई? मेलाइनोग्राइन इनकोग्निटा। मैंने कहा था इनकोग्निटा से ऐसे याद रखो, इनको गटक लेता है ये, इसलिए इनकोग्निटा। कहाँ पढ़ा था ये? मैंने कहा था एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से येलो कलर के अंदर मैंने इसको लिख के दिया था। किसमें होता है? तो भाई हमने बात की थी तंबाकू की, कि तंबाकू के अंदर ये जो बेचारा भोला भाला है ना, ये है, ये बीमारी फैलाता है, और इसकी जो जड़ें होती हैं उनमें नॉट डिजीज फैला देता है, गुच्छे बना देता है ना, देखा था ना। तो हमने क्या किया भाई, और इसी के लिए हम आरएनए इंटरफेरेंस विधि भी यूज करते हैं। तो तंबाकू में ये जो है, ये वाला, ये फैला रहा था खतरनाक तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे तंबाकू तो ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है कि तंबाकू क्या है, एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री, तो आप सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। और तंबाकू क्या है? एक बीजपत्री पोषक है। ये तंबाकू के अंदर एक डिजीज फैलाता है जिसको हमने कहा नॉट डिजीज, है ना, जड़ों में। और तंबाकू एक द्विबीजपत्री है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक द्विबीजपत्री पोषक है।
ठीक है, वहाँ पे उसको खा के, तंबाकू के अंदर रह के, जड़ों के अंदर वहाँ पे क्या फैलाता है, ये बीमारी फैलाता है। जीवाणु नहीं है, सूत्रकृमि नहीं है और पराजीन कीट भी नहीं है, जीएमओ थोड़ी ना है, ये तो नॉर्मल वाला है पोषक। तो आंसर है इसका एक बीजपत्री पोषक, ठीक है, इस पर डिपेंडेंट। नेक्स्ट है क्राई सेकेंड, ये तो मैंने क्लास में भी कहा था कि इसको तो याद रखना है क्योंकि ये पूछे हुए क्वेश्चन है। क्राई सेकेंड एबी किसके नियंत्रण में काम आती है? बॉलवर्म, कॉर्न बोरर, सभी कीट और सभी सूत्रयुग्म। क्राई सेकेंड एबी 3 पढ़ी थी हमने, एक तो क्राई 1 पढ़ी थी, एक क्राई 2 पढ़ी थी, ये क्राई एसी थी, ये क्राई एबी थी और एक था क्राई फर्स्ट एबी। ये 3 मैंने आपको बताए थे, है ना, कि ये अलग अलग चीज़ों में प्रोटीन, मैंने कहा था जब प्रोटीन आप लिखेंगे तो क्राई लिखेंगे और जीन लिखेंगे तो जो है वो छोटा वाला लिखेंगे। तो भाई यहाँ पे ये लिखा है कि क्राई सेकेंड एबी प्रोटीन जो है वो जो जीन उसको कंट्रोल करता है वो किसका है। तो हमने ये दोनों अलग अलग में पढ़े थे, ये अलग था, ये अलग था। 2 ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, ये 2 वो ऑप्शन थे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये 2 तो थे ही नहीं। कोई तो है जो बॉलवर्म में करता है बॉलवर्म को, और एक है कॉर्न बोरर को करता है। अब कौन सा कॉर्न बोरर का है, कौन सा बॉलवर्म का है, और हमें जो पूछा है वो कौन सा है, ये बताना है आपको। वही बादाम का नाम लो, और बादाम का नाम लेते ही हमें पता चलता है कि सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि ऐसे 4 लिख दो, और ये याद रखो ये क्राई 1 एसी है, इसको बहुत ठंड लगती है तो ये एसी है, ये ए बी है, इसने सोचा एसी में तो ठंड लगती है तो ए बी हो जाता हूँ सेकंड नंबर पे, और ये ए बी है। तो ये जो है वो तो है कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर का एक ही प्रोटीन और जीन है। और ये है आपका बॉलवर्म जो कॉटन के अंदर भी होता है ना, बॉलवर्म डिजीज फैलाता है। और ये कॉर्न बोरर है, उसका स्टेम जो है पूरा, बोरर का मतलब छेद है ना, मक्के के तने को पूरा ऐसे खा जाता है अंदर से, ये वो प्रोटीन निर्माण करता है। तो मिल गया होगा आपको आंसर। यहाँ पे पूछा है क्राई सेकेंड ए बी, जो कि किसके अंदर आ रहा है, बॉलवर्म के अंदर आ रहा है, तो ए। वही कह रही हूँ, प्रैक्टिस करोगे, भले आपने पूरा चैप्टर चार्ट मारा हो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वर्क नहीं करेगा, ठीक है, बॉलवर्म के अंदर। नेक्स्ट है तेल के रसायन शास्त्र तथा डीएनए तकनीक के ज्ञान के आधार पर बीजों तेल हटाने की कोई एक विधि सुझाओ। ये एनसीईआरटी का है ना। अब देखो ऐसा के ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछता बोर्ड, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा देगा, भाई सुझाव बुझाओ, ये जो बुक के पीछे क्वेश्चन रहते हैं ना, इंटरनेट से खोजो, ऐसी चीज़ों को हटा के थोड़ा सा चेंज कर देता है क्वेश्चन को। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तेल का जो बनती है ट्राइग्लिसराइड होती है तेल के अंदर, ऑयल के अंदर, आप इसको अगर हटाना चाहते हैं किसी चीज़ में से, मान लो आप कोई ऐसा मूंगफली बनाना चाहते हैं, मूंगफली में तेल होता है, आप चाहते हैं कि बिना तेल वाली मूंगफली, फैट नहीं आए मूंगफली में अंदर, है ना, ऐसा कुछ बनाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो। तो सीधा सा हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि तेल या ऑयल बनाने का कोई परमानेंट जीन तो है नहीं हमारे पास कि भाई इस जीन से तेल बन रहा है उस बीज में या उस सीड में। तेल किससे बनता है, तो हमें पता है कि तेल मतलब ऑयल जो है, फैट जो है, वो 2 चीज़ों से बनती है, एक तो ग्लिसरॉइड्स और फैटी एसिड्स, ठीक है। अब ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉइड है क्या, तो ये हैं वो फैटी एसिड्स जो बन रहे होंगे। फैटी एसिड्स किसी जीन से बन रहा होगा, डायरेक्ट ऑयल तो नहीं बन रहा, लेकिन ग्लिसरॉइड और फैटी एसिड्स किसी ना किसी जीन से बन रहे होंगे। अगर हम उस जीन को हटा दें और दोनों में से एक को भी गायब कर दें, या तो ग्लिसरॉइड को या फैटी एसिड्स को, तो फिर ऑयल नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों मिलेंगे तभी ऑयल बनेगा। तो ये हम कर सकते हैं कि उस जीन को जिससे वो फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉइड बन रहा है उसको बनने ना दें। अब बनने ना दे को देखो 2 चीजें दे रखी है, एक आपकी बुक में नाम दे रखा है मोनीकरण, ये मुझे आपको बताना भी था। मोनीकरण, भाई इतना शुद्ध हिंदी मेरे डाइजेस्ट नहीं होता, इसको बोलते हैं साइलेंसिंग। साइलेंसर होता है ना, अरे पिक्चरों वाले साइलेंसर नहीं, गन वाला साइलेंसर है ना, साइलेंसर, साइलेंस, मौन हो जाना, साइलेंस है ना,
कीप साइलेंस ऐसे बोलते हैं। तो हम क्या कर दें, अगर उस जीन को साइलेंट कर दें कि चल बैठ जाए यहाँ पे, ज्यादा बनाने का नहीं, इधर मोटा पे बढ़ रहा है, तेरे को बड़े ही ऑयल बनाने की सूझ रही है, उसको साइलेंट कर दे, बिल्कुल चुप, मतलब ये जीन तू चुपचाप बैठ जा, बिल्कुल फैटी एसिड्स बनाना ही नहीं है तेरे को, ट्राइग्लिसराइड बनानी ही नहीं है तेरे को, ऐसे अगर हम उसको बोल दें तो वो क्या कर देंगे, उसको चुप करा देंगे, मतलब अब वो चीज नहीं बना रहा, तो उसको हम कहते हैं मौनीकरण या साइलेंसिंग। देखो एनसीईआरटी तो मौनीकरण कहती है, लेकिन साइलेंसिंग भी आपको ध्यान रखना है, मतलब मीनिंग ध्यान रखना है। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, तेल लिपिड होते हैं, तेल क्या होते हैं, लिपिड होते हैं, मतलब फैट होती है, ये सब एक ही कहानियां हैं, ये तो आपको अब तक पता ही चल गया होगा, बड़े हो गए हो आप, है ना, जन्म जन्मांतर से। अर्थात इनको प्रत्यक्ष रूप से कोड करने वाली कोई जीन नहीं है। भाई ऐसा कोई जीन नहीं है जो डायरेक्ट तेल या फैट बना रहा है, ये तो टुकड़ों में बन रही है, ग्लिसरॉइड बन रहे हैं, अमीनो अम्ल बन रहे हैं, वसी अम्ल बन रहे हैं, उसके बाद फिर तेल बन रहा है, ठीक है। लेकिन तेल का अणु ग्लिसरॉल और वसी अम्ल के अणुओं से मिलकर बना होता है। जिस विशिष्ट तेल का उत्पादन रोकना है, आपको कौन सा तेल नहीं बनाना, भाई सब में अलग अलग तेल होते हैं, सोयाबीन का तेल अलग है, उसके न्यूट्रिएंट्स अलग है, उसमें ओमेगा 3 है, ऐड तो देखे ही होंगे आपने, कोई कहता है इसमें राइस ब्रांड ऑयल है, इसमें ये है, इसमें फलाना विटामिन ए है, विटामिन डी है, ठीक है। तो विशिष्ट तेल जिसका भी आपको उत्पादन रोकना है, उसके घटक का मतलब जिस वसी अम्ल, दो चीजों से बनकर बना होता है तेल, तो उसका जो वसी अम्ल है उसका आप जीन ढूंढ लो कि ये वसी अम्ल इसमें है और इसको कौन सा जीन बना रहा है, उस जीन पर जाके अटैक करना है। अम्ल के संश्लेषण से संबंधित एंजाइम का संश्लेषण रोका जा सकता है, उस एंजाइम को रोक दो। अब उस एंजाइम को रोकना है तो उस जीन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो एंजाइम तो जीन ही बना रहा है। जीन टारगेटिंग का मतलब उस फिक्स जीन को आपने टारगेट कर लिया है कि इसी का बेड़ा गर्क करना है हमें, ठीक है। जीन टारगेटिंग द्वारा किसी जीन की क्रिया को बाधित किया जा सकता है। हम उसको टारगेट करके उस जीन को या तो वहां से हटा दो या कुछ ऐसा केमिकल डाल दो कि वो काम ही ना करे। ट्राइग्लिसराइड के संश्लेषण में संबंधित जीन की साइलेंसिंग भी की जा सकती है, ठीक है। इसको कहते हैं जीन साइलेंसिंग और इसी को कहते हैं मौनीकरण। आपसे पूछ लिया जाए मौनीकरण क्या होता है तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो, है ना। इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछ सकते हैं कि जीन साइलेंसिंग क्या है या मौनीकरण क्या है, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं मौनीकरण क्या है। तो भाई क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है ये भी आपको ध्यान रखना है, कॉपी एंड पेस्ट ही आए हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, ये भी एनसीईआरटी का है, क्या हमारे रक्त में प्रोटीजेज या न्यूक्लियेज है क्या। प्रोटीएज क्या होते हैं या प्रोटीजेज क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो प्रोटीन को विघटित करते हैं वो प्रोटीएजेस कहलाते हैं, ठीक है। और ऐसे एंजाइम जो न्यूक्लिक अम्ल को घटित करते हैं या विघटित करते हैं या तोड़ते हैं वो न्यूक्लियेजेस कहलाते हैं। तो हाँ, हमारी बॉडी में ये दोनों हैं, ठीक है। कहाँ है वो देखते हैं, तो जी हाँ तो आप लिख देंगे। रक्त में कुछ प्रोटीएजेस असक्रिय रूप से पाए जाते हैं, इनमें से प्रमुख है थ्रोम्बिन और जो प्रोथ्रोम्बिन के रूप में तथा प्लाज्मिनोजिन के रूप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है थ्रोम्बिन, कुछ आइडिया आपको, हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। थ्रोम्बोप्लास्ट याद आ रहा है, प्लेटलेट्स को भी कहते हैं, है ना। प्लेटलेट्स के अंदर एक प्रोटीन होता है थ्रोम्बिन प्रोटीन, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है कि आपका ब्लड बह बह के निकल ना जाए, है ना। तो इसीलिए वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, कोगुलेशन हो जाता है, ब्लड इकट्ठा होकर थक्का बन जाता है। तो उसमें कुछ मैंने आपको उस टाइम भी बताया था जब हमने वो हीमोफीलिया वाला पढ़ा था चैप्टर, कि ब्लड में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 12, फैक्टर 11 और कुछ प्रोटीन भी होती है, थ्रोम्बोनिन प्रोटीन, है ना, ये प्लाज्मोनिजन प्रोटीन, ये सब प्रोटीन्स होती है जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अब अगर आप इस ब्लड की क्लॉटिंग को, अगर मान लो किसी को ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत हो रही है या जो भी है, तो हम फिर वो उसको कह देते हैं कि उसको हीमोफीलिया है या वो डिजीज है। अब ये कह रहा है कि तो ये जो है ना प्रोटीएजेस, ये यही काम करते हैं, ये प्रोटीएजेस और न्यूक्लियेजेस हमारे ब्लड में पाए जाते हैं कि जब जरूरत होती है तो इस थ्रोम्बोनिन और फैक्टर 11, फैक्टर 9 को तोड़ के थक्का बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस तो हमें समझना नहीं है। यह रक्त की प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलती है। अब फाइब्रिनोजन को, ये प्री है,
देखो हर चीज हमारी बॉडी के अंदर प्री स्टेज में पड़ी रहती है जब तक उसका काम नहीं आता, फिर वो एक्टिव होती है। जैसे डाइजेशन जूस में भी आपने पढ़ा होगा, ट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिनोजन में पड़ा होता है, जब HCl उस पर गिरता है तो वो ट्रिप्सिन बनाता है ना। ऐसे ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, ये प्री है। जब इस पे ये प्रोटीजेस काम करते हैं तब ये फाइब्रिन में बदलकर क्या बना देता है, थक्का या क्लॉट बनाता है। तो फिर आपकी बॉडी में रेगुलरली भी ब्लड के अंदर भी थक्के बनने लग जाएंगे, लेकिन आपको तो थक्का बाहर आने पे बनाना है ना, तो उसके लिए आपको प्रोटीजेस एंजाइम्स लगते हैं। इसी तरह कोगुलेशन क्या होता है, अभी मैंने नाम भी लिया था, थक्का जमने के लिए ब्लड क्या हो, ब्लड ऐसे जमा होने लग जाता है। एक तरह से आप बोल सकते हैं जैसे दूध से दही बन जाता है, वैसे ब्लड का दही बन जाना है ना, ऐसे कोगुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है ब्लड, तो उसको बोलते हैं कोगुलेशन। तो कोगुलेशन फैक्टर जैसे कि 12 भी एक प्रोटीएज है। ये क्या करता है, ये इन सबको एक्टिवेशन का काम करता है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को, इनको एक्टिव करता है। इनको प्रोटीएजेस एंजाइम्स हैं ये सारे। इसी तरह न्यूक्लियसेस भी पाया जाता है। रक्त में कुछ न्यूक्लियसेस की उपस्थिति भी दर्ज की गई है। सीरम का मतलब ब्लड, जिसमें प्लाज्मा भी हो, आरबीसी भी हो, डब्ल्यूबीसी भी हो, उसमें डीएनएस 11 होते हैं जो कि डीएनए के विघटन में भाग लेते हैं। अब आप बोलेंगे डीएनए का विघटन क्यों करना है? भाई बॉडी है, जब सेल डैमेज होती है, सेल टूटती है, कुछ हो रहा है, सेल को मारना है किसी वजह से, इन्फेक्टेड सेल को मारना है, तो फिर उसका डीएनए तोड़ना पड़ेगा ना, डीएनएस काम में लेना पड़ेगा, तो डीएनएस भी होते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन जो आपको नहीं मिले तो शायद इसलिए यहाँ पे मैंने दे दिया। फिर है ये वाला भी एक इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेट से पता करो, पर हमें पता है इंटरनेट से पता करने की जरूरत नहीं है, आपको बता देते हैं कि मुख्य रूप से, ये भी एनसीईआरटी का है भाई, ली जाने वाली सक्रिय प्रोटीन औषधि कैसे बनाई जाती है, इस कार्य में आने वाले मुख्य समस्या का वर्णन करें। हमने इंसुलिन, मैंने जितनी भी बार इंसुलिन नाम लिया बोला कि ये इंजेक्शन के थ्रू ली जाती है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इंसुलिन नहीं है जिसको हम ओरली, मतलब कि खा के, पी के या ऐसे ले सके, है ना। तो उस पर काम चल रहा है, कोशिश चल रही है, तो उसका हम समाधान थोड़ा थोड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई भी चीज़ ओरली ली जाती है, यानी मुंह से ली जाती है, तो आपको पता ही है हमारा इम्यून सिस्टम डेंजर है, वो 2-4 जो बॉडीगार्ड घूमते रहते हैं। स्टमक में कुछ भी जाएगा तो सबसे पहले उसको मारने का काम करेंगे, HCl उसको हटाने का काम करेगा, उसको फॉरेन बॉडी समझेगा। तो अगर हम कोई भी टैबलेट या कोई भी ओरल लेने वाली चीज़, मुंह लेने वाली चीज़ बना रहे हैं, तो उसकी 2-3 खासियत होनी चाहिए। पहला कि वो जो हमारे पेट है उसके अंदर जितने भी एसिड्स हैं, एंजाइम्स है, उससे विघटित नहीं होना चाहिए, है ना, वो एंजाइम का तो काम ही यही है। दूसरा, हमारी आंत से अवशोषित हो जाना चाहिए। अगर हम इंटेस्टाइन को देखें, स्टमक को देखें, तो स्टमक में हम कहते हैं कि ये हमारा अमाशय है ना, आंत है या अमाशय, जो भी आप समझ लो। तो यहाँ पे जो है म्यूकस की लेयर होती है, थोड़ी सी एनाटॉमी पढ़ी हो कभी आपने जीवन में, क्लास 11th में, है ना। म्यूकस होता है, और म्यूकस की लेयर के बाद हमारे पास एपिथेलियम टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है बीच में, है ना, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है, और उसके बाद फिर हमारी ब्लड वेसल्स आती है ना, उसके बाद ब्लड वेसल्स आती है। तो भाई यहाँ पे आप इंसुलिन डालोगे तो इंसुलिन का यहाँ तक पहुंचेगा तब तो काम करेगा, ब्लड वेसल्स वहां है ठेठ, यहाँ से पार होके जाएगा तभी तो ब्लड वेसल्स में पहुंचेगा, उससे पहले ही हमारी आंत में HCl और ये जितने भी एंजाइम्स है उसको खत्म कर देते हैं। तो हमें ऐसी इंसुलिन बनानी पड़ेगी जो पहुंच सके ब्लड वेसल्स तक, इन सबको पार करके। तो अभी चल रहा है रिसर्च, है ना। कुछ इंसुलिन जैसी औषधियां रासायनिक रूप से प्रोटीन है, इन्हें मुख्य पिल्स के रूप में नहीं दिया जा सकता। कैसे दिया जाता है? डर्मल, ये डर्मल इंजेक्टेड की जाती है, डर्मल का मतलब स्किन में, डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू। हमारे पेट के प्रोटीएजेस, मतलब जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उसका पाचन कर देते हैं या देंगे। प्रोटीन औषधि को मुख्य रूप से लेने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जो मैंने अभी आपको समझाई। पहली क्या, कि पहले इसे एंजाइम से बचाया जाए, जो पेट के अंदर एंजाइम है वो उसको नष्ट नहीं कर दे।
यह आंत की दीवारों से रक्त में अवशोषित हो, है ना, सारी बाधाएं पार करके रक्त तक पहुंच जाए। अग्नाशय की अम्लीय पीएच से बचे। आपका जो पेनक्रियाज है उसकी पीएच जो है वो कैसी है, अम्लीय है, उससे बचना है। एसिडिक स्टमक के अंदर भी क्या है आपके एसिड है, HCl है, उससे भी बचना है। अमाशय के अंदर, सॉरी अग्नाशय बोल दिया मैंने। इसको पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल व फैटी अम्ल जैसे अणुओं के साथ दिया जाए तो इस पर सुरक्षा आवरण बनाकर अम्ल या एंजाइम के प्रभाव से बचाया या अवशोषित किया जा सकता है। क्या कर दें, अगर हम इंसुलिन के ऊपर पैकिंग कर दें, कैप्सूल खाएं कभी आपने, कैप्सूल खाएं, कैप्सूल ऐसे वाले रंग बिरंगे कैप्सूल, एक ऐसा होता है फिर उसके अंदर एक दूसरा कैप्सूल ऐसे फिट होता है ना, नॉर्मल कैप्सूल, गोलियां नहीं कह रही मैं, कैप्सूल कह रही हूँ, जो डॉक्टर देता है कभी कभी, गटकने पड़ते हैं जो लंबे लंबे। ये कैप्सूल क्यों बना रहे हैं, ये कैप्सूल में कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, खाली खोखा है, मेन दवाई तो अंदर है। कभी कैप्सूल खोल के देखना, कोई एक्सपायर हो गई हो कैप्सूल, उसके अंदर दवाई होती है। फिर ये दिखावा क्यों, ये दिखावा ये है, ये जो ये कह रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल और फैटी अम्ल, फैटी अम्ल मतलब वसा। देखो प्रोटीन हम नहीं डाल सकते पेट के अंदर, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम की भरमार है स्टमक के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे केमिकल्स या ऐसे रसायन या ऐसे फैटी, अब कई बच्चे बोलेंगे मैम वसा का भी तो पाचन होता है पता है मुझे, लेकिन वसा बहुत लेट डाइजेस्ट होती है, आपको पता है, नीचे छोटी आंत में जाके उसका डाइजेशन होता है, स्टमक में शुरू नहीं होता। और दूसरा, ये अलग प्रकार की वसा है, हम ऐसी वसाएं डालेंगे जिसका डाइजेशन नहीं कर पा रहा है हमारा स्टमक, तो हम क्या करते हैं, वो आपने देखा होगा स्मूथ सी होती है, वो ये सब होते हैं, वो ऐसी कवरिंग बना देते हैं ताकि जब आप डालें तो आपके स्टमक में डायरेक्ट वो जो प्रोटीन एंजाइम्स है वो डाइजेस्ट नहीं हो जाए। वो कैप्सूल को पहले घोलेंगे, है ना, जब तक कैप्सूल पे काम करेंगे तब तक वो दवाई घुलेगी, फिर दवाई घुल के वो फैलेंगे, टाइम लगाएंगे, ठीक है। इसलिए कैप्सूल में बंद करके दी जाती है ताकि आपके जो अंदर की चीजें हैं उनसे बचाया जा सके दवाई को। ऐसे अणुओं के साथ लिया जाए तो इस पर सुरक्षात्मक आवरण बन जाता है, ठीक है, जिसको अम्ल व एंजाइम के प्रभाव से बचाया या अवशोषित किया जा सकता है, ठीक है। बच जाएंगे, टाइम मिल जाएगा उनको, फिर वो रिलीज होके पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी हम इसमें कामयाब नहीं हुए हैं, ठीक है, चल रहा है काम। तो इंसुलिन को कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो डरमन ही जी जा रही है, कोशिश की जा रही है ऐसे इंसुलिन बनाने की और ऐसे और भी चीज़ें बनाने की जो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, उनको दवाइयों के थ्रू देने की। तो सिर्फ इंसुलिन पे नहीं, आपको कुछ और भी पूछ ले, आपको पूछ ले कोई दूसरी चीज़ की ग्रोथ हार्मोन जो है उसको डर्मल, या कोई इंजेक्शन है उसको डर्मल क्यों दिया जा रहा है, ओरली क्यों नहीं दिया जा रहा, तो आप क्या करेंगे, तो कहानी सेम रहेगी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा और चैप्टर भी समाप्त होता है इसी के साथ। नेक्स्ट हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ जहां से इकोलॉजी शुरू हो रही है, ठीक है, तो इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास का।